हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। आज लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स का। और इस लेक्चर में भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे अपने मिरर फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड या फिर मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। कई सारी चीज़ें तो जो आपकी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी से थी वो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में कवर करा दी थी, बट कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस और हैं जो अच्छे टाइप के हैं या बोर्ड एग्जाम्स में पूछे हुए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं और उनको आपको सॉल्व करने से आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से डेवलप होगी। काफ़ी सारी बातें आपको समझ में आएंगी वहाँ पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन बाद में जाके तुम्हें होमवर्क से करने को भी दूंगा, है ना, जिससे तुम्हें खुद से भी समझ में आए कि हाँ हम खुद से कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन करने को दूंगा उसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में सॉल्व भी करवा दूंगा कि भाई किसी को कोई डाउट हो उस क्वेश्चन में, किसी से सॉल्व नहीं हुआ तो उसे पता लग जाए कि हाँ एग्जैक्टली कहाँ पर उसने मिस्टेक करी थी। तो पहले थोड़े से क्वेश्चन मैं करा दूँ, उसके बाद तुमको करने के मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा। चलिए, एक ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, देखो ये वाला जो लिखा हुआ है कॉपी पे लिखा हुआ था, उसमें से मैंने पिक क्लिक की हुई है। देखो, शो दैट द मिरर फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर ऑल्सो होल्ड्स फॉर अ प्लेन मिरर टू। ये आपसे ये बोलना चाहते हैं कि इस बात को प्रूव करके दिखाओ कि मिरर फार्मूला स्फेरिकल मिरर यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के अलावा प्लेन मिरर पे भी लगाया जा सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि 1/v + 1/u = 1/f सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल मिरर के लिए होते हैं। ना जी, वो मिरर फार्मूला है तो वो हर टाइप के मिरर पे लगेगा। इसको प्रूव करना है कि वो स्फेरिकल मिरर वाले पे जो फार्मूला आप लगाते हो मिरर फार्मूला, वो प्लेन मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है। तो उसके लिए एक पुरानी बात हमारे काम आएगी कि फोकल लेंथ जो होती है प्लेन मिरर की वो इन्फिनिटी होती है। याद करो, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी थी प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है, तो फोकल लेंथ तो r/2 होगी, तो वो भी इनफाइनाइट होती है ना, क्योंकि इनफाइनाइट का /2 करो ×2 करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन्फिनिटी होती है फोकल लेंथ, यानी f की वैल्यू इन्फिनिटी हुई। मैंने लगाया मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। 1/f में f की जगह मैंने रखा इन्फिनिटी, बाकी दोनों वैल्यू एज इट इज। 1/∞ जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, मैंने 0 लिख दिया। 1/u + 1/v चलता रहा। इसमें से एक फ्रैक्शन को उठा के दूसरी साइड पे ले गए तो वी गेट 1/u = -1/v। फिर दोनों को पलट दोगे अगले स्टेप में तो u = -v आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है भाई? देखो, प्लस माइनस का साइन तो बस ये शो कर रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है प्लेन मिरर के तो इमेज दूसरी साइड पे बनती है। ये बात आपको ऑलरेडी पता है। यानी अगर प्लेन मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज राइट साइड में बनेगी, इसलिए माइनस आया है यहाँ पे। बट ध्यान से देखो तो u और v की वैल्यू इक्वल भी तो हैं। माइनस को हटा के अगर मैं मैग्नीट्यूड चेक करूँ तो यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस बराबर आई हैं। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर मिरर में यानी प्लेन मिरर में अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस के बराबर होती है, ये बात हमें ऑलरेडी पता है। ये रिजल्ट किसने दिया आपको निकाल के? मिरर फार्मूले ने दिया। मिरर फार्मूला एक ऐसा रिजल्ट निकाल के दे रहा है जो कि एक प्लेन मिरर पे परफेक्टली एप्लीकेबल होता है। तो इसका मतलब मिरर फार्मूला एक प्लेन मिरर के लिए भी काम करता है। उस केस में ये कुछ भी रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दे रहा है ना। तो हमने देखो सॉल्व कर लिया। u की वैल्यू -v के इक्वल या v की वैल्यू -u के इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या है कि इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बराबर आ रही है। v को हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, u को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। और ऐसा कौन से मिरर में होता है? ऐसा प्लेन मिरर में ही होता है जनरली। तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि यस, प्लेन मिरर के लिए भी हम लोग मिरर फार्मूला लगा सकते हैं, कुछ भी गलती नहीं है। तो अगर तुमसे प्रूव करने को बोल दे ये क्वेश्चन तो तुम्हें आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा है, एक MCQ टाइप क्वेश्चन लग रहा है। द फोकल लेंथ ऑफ ए स्मॉल कॉन्केव मिरर इज 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, इन ऑर्डर टू यूज दिस कॉन्केव मिरर एज अ डेंटिस्ट मिरर, मैं इस कॉन्केव मिरर को एक डेंटिस्ट मिरर की तरह यूज करना चाहता हूँ। What should be the distance of tooth from the mirror? तो मेरे को मिरर से कितने डिस्टेंस पे दांत को रखना है या दांत से कितने डिस्टेंस पे मिरर को रखना है अगर डेंटिस्ट मिरर की तरह से यूज़ करना है। तो सोचो ज़रा, डायग्राम अगर मैं बना के देखूँ इस सिचुएशन का, एक रफ सा डायग्राम बना के देखूँ तो उस मिरर में ये पोल होगा, यहाँ पे कहीं फोकस होगा, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। फोकल लेंथ उस मिरर की 2.5 सेंटीमीटर है, यानी ये जो डिस्टेंस है ये 2.5 सेंटीमीटर है। और अगर आपको इसको डेंटिस्ट मिरर की तरह यूज़ करना है तो ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में ही कहीं रखना होता है। कि सपोज आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रखा, तब जाके उसकी हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। यानी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस आएगी ना, वो
आपकी 2.5 सेंटीमीटर से तो कम ही कम आएगी ना, जो भी आई डिस्टेंस 2.5 से कम आएगी, क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे तो फोकस प्रेजेंट है। आपको फोकस से आपको राइट साइड में रखना है ना, फोकस से तो पहले ही रखना है। तो आपके ऑप्शन में जो भी 2.5 सेंटीमीटर से छोटी वैल्यू है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो 2.5 से छोटा सिर्फ एक ही आंसर है, दो हो ही नहीं सकते। कोई बार बच्चे पूछते हैं अगर एक और वैल्यू होती 2.5 से छोटी, तो भैया वो पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो एम्बिग्यूअस कंडीशन हो जाती है ना, डाउटफुल सिचुएशन हो जाती। तो ऐसा नहीं होगा। तो 2.5 सेंटीमीटर से कम किसी भी जगह पे आप यहाँ पे रख दो ऑब्जेक्ट को, यानी अगर 1.5 सेंटीमीटर पे भी रखूंगा तो मेरे पास इसको मैं डेंटिस्ट मिरर की तरह यूज कर सकता हूँ। बाकी सारी वैल्यू या तो 2.5 के बराबर या उससे बड़ी हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे या और कहीं रखोगे तो उस केस में उसको डेंटिस्ट मिरर की तरह यूज नहीं कर सकते। तो एक बड़ा अच्छा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग काम करेगी। यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ ये समझ में आया कि फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर पे है और हमें ऑब्जेक्ट को फोकस से पीछे कहीं रखना है, यानी आंसर जो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का होगा वो 2.5 से छोटा आएगा और एक ही ऑप्शन फिट बैठ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला है, दो पार्ट में ये क्वेश्चन है। ए बॉय विद अ माउथ 5 सेंटीमीटर वाइड, एक बॉय है उसका माउथ 5 सेंटीमीटर विड्थ का, इसका मतलब ये माउथ को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, माउथ की इमेज बनाएंगे। वो लड़का स्टैंड्स 2 मीटर अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर, वो प्लेन मिरर से 2 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। ठीक है, वेयर इज हिज इमेज, उसकी इमेज कहाँ बनेगी ये पूछा है। एंड हाउ वाइड इज द इमेज ऑफ हिज माउथ। देखो ये बहुत कॉमन सा है, इसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको आंसर बताऊं ए पार्ट का, मिरर ढूंढो कौन सा है। वो बच्चा प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, उसका माउथ कितना बड़ा है 5 सेंटीमीटर बड़ा। तो प्लेन मिरर कभी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई नहीं करता, ना तो छोटा, मतलब एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास कुछ पर्टिकुलर हाइट का, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही होता है हमेशा। तो इसका मतलब अगर 5 सेंटीमीटर का माउथ है उसका, तो 5 सेंटीमीटर की ही उसकी माउथ की इमेज बनेगी। तो पूछा है ना हाउ वाइड इज द इमेज, तो इमेज की विड्थ भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। और कहाँ बनेगी, जितनी डिस्टेंस पहले ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे ये मेरा प्लेन मिरर में लिखूँ, मेरा प्लेन मिरर ऐसे है और वो पर्सन का जो माउथ है, माउथ बना रहा हूँ, माउथ ऐसे है और वो यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, तो इसकी इमेज यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस पे ही बनेगी और उसी साइज़ की बनेगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सिंस इन अ प्लेन मिरर, कि भैया अगर एक प्लेन मिरर की हम बात कर रहे हैं, इन अ प्लेन मिरर जो हाइट ऑफ इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की इक्वल होती है। दूसरा क्या है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस जो होती है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होता है, यानी ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूर रखा होता है उतनी दूर उसकी इमेज बनती है। ये बातें दोनों प्लेन मिरर के लिए वैलिड होती हैं। देयरफॉर विड्थ कितनी बनेगी, विड्थ ऑफ इमेज ऑफ माउथ ऑफ बॉयज माउथ है ना, उस लड़की के माउथ की इमेज की जो विड्थ होगी वो कितनी बनेगी, जितना उसका माउथ था 5 सेंटीमीटर उतनी ही बनेगी, है ना। और कहाँ बनेगी, एंड इमेज विल बी फॉर्म्ड कहाँ बनेगी, जितनी डिस्टेंस आगे वो खड़ा हुआ था, सब वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ था तो 2 मीटर पीछे इमेज बनेगी। विल बी फॉर्म्ड एट, ऐसे लिखना, एट की जगह पे लिखो, विल बी फॉर्म्ड 2 मीटर बिहाइंड द मिरर, है ना, बिहाइंड द मिरर। तो बस इतना हो जाएगा, इतना आसान सा काम। थियोरेटिकली क्वेश्चन हो गया ना, बस कॉन्सेप्चुअल डेटा था, उसके ऊपर बेस्ड हम लोगों ने आंसर दे दिया। बी पार्ट में क्या पूछा है, द बॉय वॉक्स टूवर्ड्स द मिरर एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, लड़का 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग के जा रहा है मिरर की तरफ। तो उसकी एट व्हाट स्पीड डज हिज इमेज अप्रोच हिम, तो उसकी इमेज किस वेलोसिटी से उसकी तरफ आएगी, यानी इमेज की वेलोसिटी पूछी है विद रिस्पेक्ट टू बॉय। बॉय को तो देखना है इमेज मेरी कितनी स्पीड से आ रही है, तो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखना ध्यान से। ये वो लड़का है ना, मैं बना देता हूँ यहाँ पे पूरे बॉय को ही, ये भाग के जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा सा ट्रिकी सा पार्ट है, तो मैं क्लियर करा दूंगा एग्जैक्टली कि यहाँ पे होने क्या वाला है। ये मिरर है, यहाँ उसकी इमेज होगी, भाई मान लो ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ था शुरुआत में, तो 2 मीटर पीछे इसकी इमेज बन रही होगी शुरुआत में, तो उसकी इमेज यहाँ कहीं बन रही होगी, है ना, यहाँ कहीं उसकी इमेज होगी, मैंने हल्की सी ऐसी बना दी। तो जब लड़का आगे चल के आएगा तो इमेज भी उतनी ही स्पीड से चल के आएगी,
प्लेन मिरर में ये होता है, आप जिस स्पीड से बढ़ोगे आगे, आपकी इमेज भी उसी स्पीड से बढ़ेगी आगे, है ना। ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज थी यहाँ पे जो बन रही थी। तो क्या सर आंसर 1 मीटर पर सेकंड होगा? नहीं, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, जरा वापस पीछे जाके क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से तुम्हें पढ़ाऊं सेकंड वाले पार्ट को, तो क्वेश्चन ये कह रहा है एट व्हाट स्पीड डज हिज इमेज अप्रोच हिम, उसकी जो इमेज है उसकी तरफ कितनी स्पीड से आएगी, यानी उसको कितनी स्पीड से आते हुए फील होगी। तो सोचो ज़रा, ये पर्सन खुद 1 मीटर पर सेकंड से यहाँ की तरफ जा रहा है, उसकी इमेज 1 मीटर पर सेकंड से यहाँ की तरफ आ रही है, यानी दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी v वेलोसिटी से, ये भी v वेलोसिटी से। तो टोटल स्पीड एक पर्सन को दूसरे की कितनी फील होगी? 2v। भाई कुछ कदम तुम चले, कुछ कदम हम चले, तो यहाँ से इस पर्सन को, ऑब्जेक्ट को, इस लड़के को ये लगेगा कि ये इमेज 2 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ आ रही है। ये 1 मीटर पर सेकंड जो स्पीड है ना, ये मिरर के रेस्पेक्ट में है। भाई मिरर तो रेस्ट में है, मिरर तो नहीं चल रहा, तो मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज की स्पीड 1 मीटर सेकंड है और मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की स्पीड भी 1 मीटर पर सेकंड है। बट उसने ये पूछा है कि इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉय को अपनी इमेज कितनी स्पीड से आती हुई महसूस होगी। तो ये लड़का भी तो चल रहा है ना, तो ये लड़का भी आगे की तरफ चल रहा है, इमेज भी इसकी तरफ आ रही है। तो जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं, तो एक की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में डबल ली जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, डिस्टेंस जल्दी कवर होगी। तो मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी है ना, इसमें स्पीड पूछी है, स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू बॉय, विद रेस्पेक्ट टू बॉय विल बी इक्वल टू 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड से आती हुई फील होगी उस पर्सन को, क्योंकि 1 से वो खुद भी चल रहा है, ठीक है ना। तो ये बात हमारे पास है। चलिए, अगर अच्छा एक बात और, अगर एक पर्सन को मैं यहाँ और बैठा दूँ, है ना, यहाँ पे मैं एक पर्सन को और बैठा दूँ, स्टॉपिंग कंडीशन में, रेस्ट में बैठा दूँ उस पर्सन को, और उस पर्सन से पूछूं कि भैया तू बता इसकी इमेज कितनी स्पीड से आ रही होगी, कि ये पर्सन खुद रुका हुआ है, ये नहीं चल रहा, तो ये ग्रीन वाला पर्सन बोलेगा कि भैया 1 मीटर पर सेकंड से आ रही है इमेज। तुम दोनों में फ़र्क समझना, ये रिलेटिव वेलोसिटी का फ़र्क है। यहाँ पे ये पर्सन खुद भी चल रहा है, चलते चलते इमेज देखेगा तो वेलोसिटी डबल फील होगी ना, क्योंकि खुद भी चल रहा है, इमेज भी चल रही है। बट अगर तीसरे पर्सन से पूछें, किसी दूसरे पर्सन से पूछें कि भाई तुम बताओ इस ब्लू वाले की जो इमेज है ये कैसे आ रही है, तो ये रुका हुआ है, ये बोलेगा 1 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो इसके रेस्पेक्ट में आंसर 1 होगा, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के प्रिंसिपल काम करते हैं इन चीज़ों में। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है भाई, कहीं ना कहीं आए हुए हैं ये क्वेश्चन, मैंने सारे छांट के लिखे हुए हैं यहाँ पे, और काफ़ी सारे क्वेश्चन तो इनमें से जो हैं आपकी जो स्पायरल है ना, उसके अंदर जो शीट है ऑप्टिक्स की, वहाँ से उठाए हुए हैं, तो वहाँ से देख लेना, आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ने की क्वेश्चन को। देखो, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज -3, इतना बोल दिया कि भैया एक स्फेरिकल मिरर ने इतना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करा। लिस्ट 4 इंफॉर्मेशन यू ऑब्टेन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट अबाउट द मिरर और इमेज। आपको 4 ऐसी इंफॉर्मेशन बतानी है जो आपको इस स्टेटमेंट से समझ में आई, चाहे वो मिरर के बारे में हो, चाहे वो इमेज के बारे में हो। तो सोचो ज़रा कैसे आंसर करेंगे, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए थे ऐसे। m की वैल्यू -3 दे रखी है, तो 4 इन्फॉर्मेशन है ना, कौन कौन सी मिलेंगी हम लोगों को यहाँ पे। तो पहली इन्फॉर्मेशन नेगेटिव साइन के हिसाब से, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि इमेज रियल बनेगी, रियल इमेज, है ना। दूसरा पॉइंट, अगर रियल इमेज बनेगी तो पक्का इन्वर्टेड होगी, तो भैया इन्वर्टेड इमेज 2 अलग अलग करके लिखने पड़ेंगे, कि तुम्हें तो 4 पॉइंट पूरे नहीं हो पाएंगे। तीसरा पॉइंट 3 है, m ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज, 3 गुना बड़ी इमेज बनी है, मैग्नीफाइड इमेज, है ना, मैग्नीफाइड इमेज कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, तो ये 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनी है। और रियल इमेज बनाई है, इन्वर्टेड इमेज बनाई है, और 3 गुना बड़ी इमेज भी बनाई है। ये सब काम कौन कर सकता है? मिरर, कॉनकेव मिरर, है ना, तो मिरर यूज्ड इज कॉनकेव मिरर। हो गई ना चारों बातें खत्म। इस तरह से आइडेंटिफिकेशन बहुत आसानी से आप प्रॉपर्टी लिख सकते हो। तो एक बार बोर्ड में ही पूछा गया क्वेश्चन था कि उसने मैग्निफिकेशन दे दिया, बोला 4 इन्फॉर्मेशन बताओ जो आप इससे पता कर सकते हो, तो भैया माइनस के साइन से 2 इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक तो रियल इमेज, और रियल है तो इन्वर्टेड होगी ही होगी। 3 मतलब 1 से बड़ा होता है तो मैग्नीफाइड इमेज है ना। और ये सब काम कौन कर सकता है? कॉनकेव मिरर कर सकता है, तो इसका मतलब मिरर जो उसने यूज़ करा होगा वो कॉनकेव मिरर यूज़ करा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यूँ कर रहे होंगे हम लोग आराम से। एक और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, इफ़
P, Q एंड R डिनोट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी P जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, Q जो है वो इमेज डिस्टेंस है और R जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। सर ये कैसे करेंगे, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, हमें तो रिलेशन इन तीनों के बीच में नहीं आता, हमने तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में पढ़ा हुआ है रिलेशन, मिरर फॉर्मूला होता है ना उनके बीच में। तो इसको कैसे करेंगे, बड़ी आसानी से कर लेंगे। हमें गिवन जो किया हुआ है उस पर ज़रा गौर फरमाओ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, u जो है हमें यहाँ p दे रखी है, हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u मानते हैं, उन्होंने p दे रखी है, प्लस माइनस कोई साइन नहीं लिया रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये ABCD में चल रहा है पूरा क्वेश्चन। इसके अलावा इमेज डिस्टेंस हम v मानते हैं, इन्होंने q दे रखी है ना, सेकेंड वाला जो है वो इमेज डिस्टेंस है। तीसरे वाला स्मॉल r रेडियस ऑफ कर्वेचर है, हम कैपिटल R मानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को, इन्होंने स्मॉल r दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे काम का हुआ, ये हमारे काम का हुआ, ये हमारे काम का डायरेक्टली नहीं है, मुझे इसे फोकल लेंथ पे बदलना पड़ेगा। देयरफॉर फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। तो सर फोकल लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r दे रखी है ना, तो स्मॉल r बाय 2। तीसरा पैरामीटर ये आ गया, एक पैरामीटर u पता है, v पता है, f पता लगा दिया मैंने, तो अब मैं डायरेक्ट मिरर फॉर्मूला लगा दूंगा और मेरे को मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। बस इतना सा करना था, है ना। तो बाय मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या है मिरर फार्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, v की जगह q है, ध्यान से देखिए, प्लस u की जगह p है, स्मॉल p है ना, इक्वल टू 1/f, f की जगह r/2 है, तो r तो नीचे लिख दो और इसका 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, थोड़ा बहुत LCM वगैरह ले लो, है ना, PQ LCM आ गया, ऊपर बचेगा P प्लस Q इज इक्वल टू 2/r, है ना। यहाँ पे यहीं पे छोड़ना चाहो यहाँ छोड़ दो, नहीं तो और क्या करोगे, इससे ज़्यादा तो ये सॉल्व भी नहीं होगा हमारे पास। तो हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करें तब भी कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी, तो ये ही हमारा फाइनल रिलेशन हो जाएगा इनमें। ठीक है ना, तो क्या बचा हमारे पास, या तो ऊपर ये वाला छोड़ देना, नहीं तो ये फॉर्मेट में छोड़ देना। ठीक है, दिस इज द आंसर फाइनल। ठीक है, तो हमें तीनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना था, पी क्यू और आर के बीच में, तो ये रिलेशन आ गया पी क्यू और आर के बीच में। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से भी कोई ज़्यादा चीज़ यहाँ पे आने वाली नहीं है। ठीक है, चलो, तो इतनी बात हमें क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन जो मैं ये करा रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे दिखने में ये बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, इसमें 2-2 रे डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे। कितने मार्क्स का पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो भैया ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट 5 मार्क्स में ही आएगा आपका ऑप्टिक्स से। 5 नंबर का क्वेश्चन, देख लो कैसे सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सारे केसेस याद होने चाहिए जो आपको पढ़ाए जाते हैं। इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज बनाना चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट की, कॉन्केव मिरर का यूज करके, जिसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। एकदम याद आना चाहिए, कॉन्केव मिरर सीधी इमेज सिर्फ एक ही केस में बनाता है, जब ऑब्जेक्ट को आप पोल और फोकस के बीच में रखोगे, यानी 12 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे रखोगे, है ना। पढ़ के याद आ जाना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में वही बात तुमसे पूछ ली उसने, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो मुझे उस मिरर के सामने कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखना चाहिए। तो इस 6th वाले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर, टू गेट एन इरेक्ट इमेज, है ना, टू गेट एन इरेक्ट इमेज बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से अगर सीधी इमेज ऑब्टेन करना चाहते हो तो एक ही केस में बनती है, बाकी 5 केस में तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है वो। वी शुड प्लेस अवर ऑब्जेक्ट, हमें अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए, वी शुड प्लेस अवर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी नहीं आएगा, P एंड F, पोल और फोकस के बीच में। मतलब रेंज क्या हो जाएगी, 0 से लेके 12 सेंटीमीटर तक। ठीक है, देयरफॉर रेंज विल बी 0 to 12 सेंटीमीटर, है ना, 0 से 12 सेंटीमीटर के बीच में आप कहीं भी रख सकते हो। ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अच्छा जी, सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा, तो सर सेकंड पार्ट में पूछा, विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो पता है आपको, अगर इस सिचुएशन में आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज हाईली मैग्नीफाइड बनती है, लिख देंगे। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है भाई, आपसे सेकंड पार्ट में पहले इमेज का साइज पूछ लिया, तो क्या बोलेंगे, इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस, है ना, फर्स्ट वाले केस की बात कर रहे हैं, मतलब जो हमने पढ़ा था। इन दिस केस, जब पोलर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे,
विल बी हाईली मैग्नीफाइड, कि भैया इमेज तो बहुत बड़ी बनती है, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है, लार्जर इमेज बनी। कह रहा है रे डायग्राम बना के जस्टिफाई करो, हम ऐसे मानेंगे नहीं। ठीक है भैया, रे डायग्राम भी बना देंगे हम लोग, तो हमने तो रे डायग्राम भी बनाना सीख रखे हैं। तो हम रे डायग्राम बनाना शुरू करते हैं, यहाँ से चलना शुरू हुई, रे डायग्राम बना रहे हैं। रे डायग्राम बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है, तो मेरा तो यही मानना है कि रे डायग्राम विल नॉट टेक मच टाइम इफ़ यू हैव अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, एक आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, थोड़ा अच्छे से बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे तो डिजिटल पेन से पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है काफ़ी बार। एक पैरेलल रेस चली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस में से पास होके गई, है ना। अब बिना स्केल के बना रहा हूँ तो मैं ऐसे ही अपने हिसाब से रे ड्रॉ कर रहा हूँ। दूसरी लाइट रे पोल की तरफ ले जाओ, है ना, दूसरी लाइट रे पोल की तरफ ले जाओ, तो वो कुछ ऐसे निकलने की कोशिश करेगी। पीछे की तरफ देखो, ध्यान से ये काम करना है, ये दोनों पैरेलल नहीं होनी चाहिए, ये आगे जाके ब्रॉड सी नजर आनी चाहिए। अगर तुमने इन्हें पैरेलल बना रखा है डायग्राम गलत बनेगा, थोड़ी ब्रॉड रखने की कोशिश करना। ठीक है भाई, चलो तो एरो वगैरह सब बना दिए हमने। पीछे की तरफ बैक ट्रेस करो इन ग्रीन वाली रेस को, पीछे की तरफ बैक ट्रेस करें, उसी डायरेक्शन में बिल्कुल स्केल रख के पीछे की तरफ ले जाओ इनको, तो ये कहीं ना कहीं काट देंगी, कहीं ना कहीं ज़रूर काट देंगी, है ना। लगभग यहाँ पे इन्होंने कट कर दिया अंदाजे से। तो सर इस तरह से जो बनाया है, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, इस तरह से जो हमने बनाया है ये मेरी बन गई ए डैश बी डैश, है ना। एक इरेक्ट और हाईली मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज हमारी क्रिएट हो गई। हमने रे डायग्राम बना के इस बात को जस्टिफाई कर दिया। अच्छे से रे डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस होगी तो बहुत सही से बना लोगे। खत्म हो गया सेकंड वाला पार्ट, इतनी जल्दी देखो फिनिश भी हो गया। फिर ये बोल रहा है वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट वही रखना है, मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट वही नहीं रखना है, ऑब्जेक्ट वही रखना है जो पहले ऑब्जेक्ट था, कहाँ रखना है वो बताएगा। इफ इट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो कह रहा है भैया अब अगर ऑब्जेक्ट को 24 सेंटीमीटर पे रख दूं, तो सोचो 24 सेंटीमीटर तो एक स्पेसिफिक वैल्यू है। 12 सेंटीमीटर किसकी फोकल लेंथ है, 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो 24 हो जाएगी ना, डबल उसकी। तो इसका मतलब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने की बात बोल रहा है। इतनी अवेयरनेस रखनी है तुम्हें कि 24 सेंटीमीटर तो 12 का डबल होता है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ का डबल मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वो बोल रहा है तुमसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पे हमें इस पर्टिकुलर चीज़ को रखना चाहिए। तो वेयर विल बी द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कौन सा पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूंगा अगर ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज उसी के जस्ट नीचे बनती है, उसी साइज की बनती है। याद होगा ये आपको, है ना। अच्छा, ड्रॉ रे डायग्राम फॉर दिस सिचुएशन ऑल्सो टू जस्टिफाई योर आंसर। अब आपको रे डायग्राम बना के इस बात को शो करना है। ठीक है, तो भैया अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट आया उसमें मैं ये बात समझ में आ गई कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 24 सेंटीमीटर, है ना, एट 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अगर ऑब्जेक्ट को 24 सेंटीमीटर पे रखा जाए मिरर के सामने तो क्या होगा, है ना। हमें क्लियर हो गया, ये ऑलरेडी पता लग गया कि ये 24 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा और वहाँ पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज उसी के नीचे बनेगी। डायग्राम बना के जस्टिफाई कर लेते हैं। ये मेरा पोल हो गया, ये मेरा फोकस हो गया, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। भाई ये अगर 12 सेंटीमीटर का गैप है, फोकल लेंथ उसने 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये 24 हो जाएगा ना, 12 का डबल, तो ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पक्का इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखवा रहे हो तुमसे ऑब्जेक्ट, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तुमसे ऑब्जेक्ट रखवा रहे हैं वो ऐसे। तो इसकी इमेज पहले ही बना लो, मैंने ट्रिक बताई थी, इमेज पहले ही बना लो, उतनी ही बड़ी इमेज, और रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर दो। अब इसके बाद एक पैरेलल लाइट रेस चलाओ, तो कहाँ से पास आउट होके जाएगी, फोकस में को होके निकल के जाएगी, कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से जाएगी, फोकस में को पास आउट होती हुई ऐसे जाएगी। दूसरी लाइट रे लेके आओ, है ना, दूसरी लाइट रे मैं लेके आ रहा हूँ, मैं पहले इसे बना दूँ ज़रा, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी बना रखी हैं। इस तरह से फोकस में को लेके आओ, फोकस में को लेके आए सर दूसरी लाइट रे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई, है ना, ऐसे चली गई। दोनों ने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, बन गई इमेज कि अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इसकी इमेज ए डैश बी डैश बन गई है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा फोकस पॉइंट और ये मेरा पोल हो गया। सारी बातें जस्टिफिकेशन हो गई, नहीं हो गया। तो अगर 24 सेंटीमीटर पे रखें तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हो, तो इस तरह से डायग्राम क्रिएट होगा। तो बड़ा क्वेश्चन में भी बहुत मुश्किल नहीं होती है, रे डायग्राम बनवा लेंगे, मल्टीपल पार्ट पूछ लेंगे, तो थोड़ा ध्यान से करोगे ना, आराम से हो जाएंगे वो क्वेश्चन भी।
ठीक है भाई, तो ये हमारा पूरा हो गया। अब ये क्वेश्चन एक होमवर्क से कोशिश करना, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह जैसे हमने बड़ा सा एक क्वेश्चन करवाया है, तो इसी तरह का एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, 5 मार्क्स में पूछा गया था। ट्राई इट। इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर को देखने से पहले इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेना और फिर अपने आंसर्स चेक करना कि आपने कितना सही किया, कहीं पे मिस्टेक थी तो कहाँ पे थी, और अगर पूरा सही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे टोटल 10 लेक्चर कंप्लीट हो गए और ऑलमोस्ट हमारा मिरर यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला पोर्शन कवर अप होने वाला है। कोई एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एक्स्ट्रा तो मैं और करा दूंगा, अदरवाइज वी विल मूव ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है।